नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट एस के भंडारी एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था, जिसमें से कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स को भी कवर किया। फंडामेंटल राइट्स लेंथी होने की वजह से हमने सोचा कि उसको पार्ट्स में डिवाइड करके हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, हमने पार्ट 1 भी समझा, पार्ट 2 भी समझा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप वो भी देखिए, ताकि आप पार्ट 3 जो है इसका फंडामेंटल राइट्स का अब लास्ट जो कंप्लीट होगा, ये भी आप समझ के आप कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स जो है उस पर अपनी कमांड बना सको। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी डाला गया उसमें। दोस्तों, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम जानते हैं कि हमारे देश में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। तो इसमें 25 टू 28 आर्टिकल में उन सभी लोगों को राइट दिया गया है अपने अपने धर्म को मानने का, अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से पहचानने का, मानने का। तो आइए समझते हैं वन बाय वन ये आर्टिकल। दोस्तों, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन। दोस्तों, पहले हम देखें कॉन्शियस को एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस। कॉन्शियस मीन्स कि हमारी मॉरल सेंस जो हमें गाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस हमें ये अलो भी करेगी कि हम अपने गॉड को अपने ही तरीके से मान सके, अपने ही तरीके से अपने गॉड से रिलेशन क्रिएट कर सके। और अगर हम समझे प्रोफेशन और प्रैक्टिस का मीन्स उसको प्रोफेशनली हम प्रैक्टिस कर सके, प्रोपोगेट कर सके। हम अपने रिलीजन के लोग बैठ के, अपने धर्म के लोग बैठ के अपने धर्म की बातें कर सके और उसको स्प्रेड कर सके, प्रोपोगेट कर सके। ये आर्टिकल 25 कहता है। हमें स्टेट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी कि आप भगवान को या अल्लाह को, वाहिगुरु को इस तरह से मानो। हम अपने तरीके से अपने अपने भगवान को अपने अपने तरीके से वर्शिप करेंगे, पूजना करेंगे अपने अपने तरीके से। तो ये आर्टिकल 25 कहता है। दोस्तों, आगे 25 जो है हमें इंपॉर्टेंट, अगर कॉन्शियस की बात करी जाए तो ये एक वर्ड इसमें एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट है। लेकिन प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेंडा ये दोस्तों एब्सोल्यूट नहीं है। इस पे इंस्ट्रक्शन है। इस पे 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि स्टेट इस जगह पे इंटरफेयर कर सकती है, इसमें नहीं करेगी। इसमें मॉरल आप जिस मर्जी तरीके से गॉड से कनेक्शन रखो, लेकिन इन 3 पॉइंट पे 3 तरीके से ही इंस्ट्रक्शन लगा सकती है। पहला है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा मोरालिटी, तीसरा हेल्थ। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकती है इन 3 वर्ड्स को। अदरवाइज हर इंसान को अपने धर्म को मानना, अपने धर्म को अपने तरीके से प्रैक्टिस करने का परमिशन है अंडर आर्टिकल 25। नेक्स्ट आर्टिकल 26 आर्टिकल कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। दोस्तों, इसको आप बड़े सिंपल तरीके से समझो कि जैसे आप समझोगे कि इस जगह पे आप ये मानो कि एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होता है, जैसे लोगों का एक ग्रुप होता है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिलीव करते हैं कि जो उनकी स्पिरिचुअल वेल बीइंग में हेल्प करता है, और उसे मिलकर एक आप कहते हो कि वो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका एक नाम भी वो डिसाइड करते हैं, मानते हैं। उसका नाम ऐसे जनरल तरीके से हम मानते हैं कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन कहते हैं उसको। दोस्तों, रिलीजियस डिनोमिनेशन जैसे रामाकृष्ण मिशन हो गया, रामाकृष्ण मिशन और कई सारे मिशंस जो हैं वो रिलीजियस डिनोमिनेशन होते हैं। ये सारे रिलीजियस डिनोमिनेशन जो हैं ये मिलके
अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने ढंग से कंडक्ट करते हैं, अपने रिलीजियस अफेयर को अपने तरीके से कंडक्ट करते हैं। लेकिन यहां पे एक और बात होगी दोस्तों कि अगर कोई सपोज करो कि हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की, उस रिलीजियस डिनोमिनेशन के प्रॉपर्टी एक्वायर करता है या कोई और ऐसा काम करता है जिसमें स्टेट लॉ इंप्लीमेंट होता हो, तो उन रिलीजियस डिनोमिनेशन को स्टेट लॉ को भी मानना पड़ेगा, स्टेट लॉ को भी अप्लाई होगा वहां पे दोस्तों। तो ये आर्टिकल 26 है। आगे 27 दोस्तों, 27 है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। दोस्तों मैं पहले लेक्चर में भी कहा था कि इंडियन पॉलिटिक में आपको जब पढ़ना है तो वर्ड्स पे ध्यान देना है। देखो फ्रीडम है फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। देखो दोस्तों कि जब अपने अपने धर्म के लोग, अपने धर्म के लोग जो अपने ही धर्म को प्रमोट करेंगे या उसमें प्रैक्टिस करते हुए कुछ रिलीजन जो अपने अपने जैसे कुछ बड़े बड़े मंदिर मस्जिद या कुछ और बनाने के लिए उन्होंने कोई पैसा लगाना है, तो कोई इंसान जब उसको प्रमोट करने के लिए उसमें मनी लगाता है, पैसा लगा, ये इकोनॉमी से टर्म, ये आर्टिकल सीधा इकोनॉमी से आ रहा है। तो जब पैसा लगाएगा तो सरकार जो होगी उसको टैक्स फ्री रखेगी। जो इंसान उसमें फॉर द प्रमोशन ऑफ द रिलीजन के लिए जो पैसा खर्च करेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। इसमें आप मेन पॉइंट ये भी याद रखना कि हम और आप मिलके सारे टैक्स देते हैं। भारत सरकार जब हमारी स्टेट जो है, सरकार जो है, किसी भी रिलीजन को हमारे टैक्स का पैसा जो है वो नहीं लगाएगी उस रिलीजन को, कोई भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई इंसान, वो धर्म के अपने ही लोग उस रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई पैसा लगाते हैं तो वो टैक्स फ्री रहेगा। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल 27 कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को प्रमोशन करने के लिए जो पैसा वो लगाएगा वो टैक्स फ्री रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन। दोस्तों इसको समझने के लिए आप सिंपल ये समझो कि जैसे स्कूल्स होते हैं स्टेट ऑन्ड, जो स्टेट के द्वारा फंडेड होते हैं, कंप्लीटली स्टेट के द्वारा चलाए जाते हैं, फंडेड होते हैं, वो वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी कि आप इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी रिलीजन के तहत, वो फ्री रहेगा, फ्री फ्रॉम द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। लेकिन उसी समय अगर कोई ऐसा स्कूल है जिसे स्टेट फंड नहीं कर रही है, लेकिन उसको जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जो रिलीजियस उनका अपना पर्पस है, कोई उनका वो अपना स्कूल है, लेकिन स्टेट ने सिर्फ एड किया, थोड़ा सा हेल्प किया हो, वहां पे वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फुली स्टेट फंडेड में कभी भी वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। यही आर्टिकल ये कहता है 28 कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन। वर्ड है सर्टेन, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट मतलब स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट बता दिया मैंने, तो जो दूसरे इंस्टीट्यूट वो भी बता दिए। तो आपको बड़े ध्यान से प्यार से इसको समझना है कि ये जो है, जो लाइन का मीनिंग है, ये इटसेल्फ क्या कहती है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है दोस्तों। आर्टिकल आगे 28 तक खत्म हो जाते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 29 एंड 30 दोस्तों, ये राइट टू मिनॉरिटीज, ये मिनॉरिटीज को राइट को डील करते हैं कि हमारे भारत में आर्टिकल 29 करता है कि प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ मिनॉरिटी। हमारे भारत में अगेन डिफरेंट लोग रहते हैं, उसमें से कुछ मिनॉरिटीज के लोग भी होते हैं, तो उनको एक राइट है कि वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, लैंग्वेज है, उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको प्रिवेंट कर सके। ये उनका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 29। और 30 में उनका राइट ऑफ द मिनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, वो इसे मतलब कि मिनिस्टर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने अपने इंस्टीट्यूट मिनॉरिटी के। अगर वो ऐसा करते हैं तो स्टेट जो उनको रोकेगी नहीं, स्टेट उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, वो अपने सिस्टम को, अपने यहाँ पे राइट है उनको कि मिनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द
इंस्टीट्यूट, वो अपने इंस्टीट्यूट जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने ही तरीके से। नेक्स्ट आर्टिकल 31 आएगा, तो 31 आपको बताया है कि वो डिलीट किया गया है, वो अब फंडामेंटल लिस्ट में नहीं है। तो लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 32। दोस्तों आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मैं बताया था आपको कि फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट जो हमने पढ़े, पार्ट 1, पार्ट 2 और अब पार्ट 3 में पढ़े, जो हमने तीनों में देखा कि फंडामेंटल राइट्स मिले तो हैं, लेकिन अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, हम इन्फोर्समेंट करना चाहते हैं, तो फिर कहां जाएंगे? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसी चीज को बताता है कि अगर हमें अपने फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने हैं, तो हमें जो है डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। ये 32 आर्टिकल जो है ये डायरेक्ट पावर देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी स्टेट या इंसान हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है, तो अंडर आर्टिकल 32 वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमने आज कंप्लीट आर्टिकल 25 टू 28 समझा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमने कल्चरल राइट समझा, हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी समझा, जो कि आर्टिकल 32 है। इसी के साथ दोस्तों हमारा फंडामेंटल राइट्स का कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, हम कंप्लीट यहाँ पे फिनिश होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सबको फंडामेंटल राइट्स जो है समझ आए होंगे, और मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर कुछ जो हैं वो जो एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी जो है फंडामेंटल राइट्स की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि ये एक आम नागरिक को भी समझना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयत्न जो है आप सबके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, तो आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा प्रयास। आशा करता हूं कि आप सब फंडामेंटल राइट्स के बारे में कम से कम ये जान चुके होंगे कि कौन सा आर्टिकल कहां पे है, और सारी फंडामेंटल राइट्स की चीजों आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होंगी। जय हिंद, जय भारत।